ध्यान दो, पैराबोला अपन स्टार्ट कर रहे थे, वापस से स्टार्ट करते पैराबोला। पैराबोला क्या है? एक सेमी सर्कुलर शेपेड स्ट्रक्चर है जो चारों साइड से बन सकता है। तो अपन एक एग्जांपल के लिए ये स्टार्ट करते हैं। अब इसका इक्वेशन क्या बनता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब समझना कि ये सर वाई स्क्वायर लेना है कि एक्स स्क्वायर लेना है, कैसे पता चलता? कि ये चीज समझना कि अगर y की वैल्यू बढ़ते जा रही है और जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये लाइन अगर बहुत ही ऊपर 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 जा रही है, तो ये चीज समझ लेना कि डेफिनेटली यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर है। अब 4a क्यों आया? 4a इसीलिए आया कि पैराबोला का स्टैंडर्डाइज शेप वैसे होता है। यहाँ पे एक फोकस बनता है जिसको बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट बनेगा a,0, क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू क्या है, उसमें y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, x कोऑर्डिनेट क्या है? a। तो उधर एक फोकस बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है। और 4a एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। अब ये जो पैराबोला है वो अपन अलग अलग फॉर्म में बना सकते हैं या अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लो और एक बना दिया, मैंने यहाँ पे ऐसा निकाल दिया, मान लो ये ओरिजिन से ही पास हो रहा है, उसका जो ये है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका इक्वेशन अब कैसे बनेगा? सर जाहिर सी बात है, आपने क्या बताया था कि जैसे अगर वैल्यू इंक्रीज होती है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइन अगर बहुत ऊपर ऊपर जा रही है, तो उसी एक्सिस का क्या आता होगा? स्क्वायर आता होगा। तो ये क्या आएगा इधर? एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्डाइज फॉर्म 4ay आएगा। समझा? 4ay। अब इसमें एक चीज चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है? सर a तो इधर आ रहा था, इधर क्या आएगा? इधर मान लो b आएगा। क्या आएगा? b। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 0, b। तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करके क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 4by, 4by, क्योंकि उसका फोकस अलग पॉइंट पे बन रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो? ये पैराबोला, ये है y, ये है x एक्सिस। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो? बताओ, क्या प्रिडिक्टेबल है क्या? यस ऑफ कोर्स प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि सर देखिए, हमें ये दिख रही है कि वाई स्क्वायर जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, y की जो लाइन है एकदम ऊपर जा रही है, मतलब बाय डिफॉल्ट उधर क्या होगा? वाई स्क्वायर। समझा? ठीक है। और सर 4ax स्टैंडर्डाइज फॉर्म रहता है, तो 4ax ही रहेगा। बट मैंने बोला देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये तो इस पैराबोला के लिए है। अब इसका a यहां पे बनेगा, इसका फोकस यहां पे आएगा, और उधर के साइड में x की वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। समझा? यहां तक समझ में आ रहा है? नहीं समझा? ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि तू अगर x की वैल्यू पुट करेगी, मान ले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बराबर है। तो जैसे जैसे तू x की वैल्यू बढ़ाती जाएंगी, 1 रखी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो एक पैटर्न देख रही है क्या कि जैसे जैसे x की वैल्यू थोड़े थोड़े से अपन बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। x की वैल्यू थोड़े थोड़े से अगर बढ़ा रहे तो y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी वजह से अपने को क्या करना है? इसी वजह से ये फॉर्म बनता है। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, चलो ध्यान दो, मुझे बताओ, यहां पे एक पॉइंट लिया तुमने, यहां पे लिया, x इधर था और y इधर था। x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई तुमने, जैसे इधर 1 से 3 आ गए, इधर 1 से 3 आ गए। y की वैल्यू देखो कहां पे चली गई? y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी। तो वो इसी वजह से होता है कि एक का स्क्वायर ले रहे हैं और उस स्क्वायर को एक दूसरा नाम दे रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर को y का नाम दे। नहीं ना, y की वैल्यू किसके बेसिस पे आती है? तो x की वैल्यू 3 लेंगे तो ही y की वैल्यू 9 आएंगी ना। समझ में आ रहा है? हाँ समझा? ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, इसका इक्वेशन फिर क्या बनेगा? इस पैराबोला का इक्वेशन क्या बनेगा?
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by। समझा? ये इसका इक्वेशन बना, ये इसका इक्वेशन बना था, ये इसका इक्वेशन बना था, और एक इक्वेशन रह गया था। अच्छा, इधर दो इक्वेशन बने, ये इसके लिए था और ये इसके लिए था। समझा? ये था अपना सब कुछ किसके बारे में? पैराबोला के बारे में। क्यों निकालना है? क्योंकि एरिया अंडर कर्व में तुम्हें पैराबोला की इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे, तो तुम्हें आइडिया होनी चाहिए कि पैराबोला बनेंगे कैसे। अब तुम्हें मुझे बताओ, चलो अपन क्या करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब मुझे बताओ कैसे बनेगा पैराबोला? ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4by, अब कैसे बनेगा? नीचे के साइड से बनेगा, ठीक है। अब समझा? अब अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ऊपर के साइड से बनेगा। चलो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। b कहां पे आएगा? यहाँ पे कहीं तो भी। a कहां पे आएगा? यहाँ पे कहीं तो भी। यहाँ निगेटिव में बनाया तो मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4b, ये तो बनाया है शायद अपन ने, बनाया y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो इस केस में पैराबोला कैसे बनेगा? इस साइड में, क्योंकि a की वैल्यू किस में आ रही है इस केस में? निगेटिव में, तो a इधर आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पैराबोला के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट कौन सा शेप है? 4x स्टैंडर्डाइज फॉर्म है उसका, फॉर्म 4x स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। जैसे कि सर सर्कल ऐसे ही क्यों रहता है? क्योंकि वो उस शेप को अपन स्टडी करते हैं, वो शेप बहुत बार फाइंड होता है। तो पैराबोला का वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म 4 एक कांस्टेंट डालने से ही आता है, तो एक ज्योमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं उसे बेसिकली, ठीक है। हाँ, फिर अगर हम y की वैल्यू निकालने जाए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो कॉम्प्लेक्स में जाएगा। मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। हाँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स करेंगे तो फिर y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -4ax होगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा। बट तू ऐसा x के हिसाब से y की वैल्यू निकालना। तुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू डाल के तू y की वैल्यू निकाल सकता है क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकता है, ठीक है। तो वैसे ही करना है ना, इसीलिए तो अपन ने, देखो ये मुझे बता, जनरली ये डिपेंडेंट रहता, वो ये इंडिपेंडेंट रहता, तो इंडिपेंडेंट की वैल्यू डालने के बाद डिपेंडेंट की वैल्यू आती, तो उल्टा नहीं जा सकता तू, क्योंकि उसकी वैल्यू तो है ही नहीं। उसकी वैल्यू किसके बेसिस पे आएंगे? एक्स के बेसिस पे आएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा शेप कौन सा? इलिप्स। इलिप्स, इलिप्स में दो ही टाइप बनेंगे। ऐसा इलिप्स जो एक्स एक्सिस के थ्रू थोड़ा बल्की है, ठीक है, और ऐसा इलिप्स जो वाई एक्सिस के थ्रू थोड़ा बल्की है, ठीक है। दो टाइप के इलिप्स बनेंगे। अब एक चीज समझना, ये जो कोऑर्डिनेट है इसको अपन जनरली ए नाम देते हैं। जो एक्स एक्सिस के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या नाम देंगे? ए नाम देंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मुझे बताओ? a,0 बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा a। जितना इधर है उतना दूसरे साइड पे भी है, तो ये क्या आ जाएगा? -a,0। अब इसको नाम देते हैं b, तो ये क्या आ जाएगा? 0,b। तो ये क्या आएगा? 0,-b। समझा, ठीक है। अब ये शेप से बताओ a की वैल्यू ज्यादा होंगी कि b की वैल्यू ज्यादा होंगी? a की वैल्यू ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू b की वैल्यू कम है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन सेम ही बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन उसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो एक्स अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी।
यहाँ पे भी सेम ही चीज है, बस एक चीज डिफरेंट आएंगी, मोस्टली चीजें सेम आएंगी। ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 0, यहाँ पे भी इक्वेशन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे एक चीज डिफरेंट आएंगी, क्या आएगा यहाँ पे बी बड़ा होगा किससे, ए से। क्या नहीं समझा, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म है उसके इक्वेशंस की, वो कुछ निकाले नहीं अपन ने, बनाए नहीं, वो वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है, हाँ स्टैंडर्डाइज फॉर्म समझा। ये इलिप्स हो गया। अब लास्ट में क्या आएगा सर्कल। हाँ सर्कल का इक्वेशन। अब सर्कल का इक्वेशन बहुत ही सिंपल बनता है। ये सर्कल है, वापस से बनाता हूं। सर्कल दिया नहीं है क्या, पर अपने को जरूरत पड़ेगी सर्कल की। हाँ ध्यान दो, ये आएगा ओरिजिन। अब समझना इसका इक्वेशन क्या बनता है, सर्कल का एक स्टैंडर्डाइज इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल का क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस, वेयर आर इज रेडियस। तो मुझे बताओ क्या ये आर हो जाएगा, क्या इसका डिस्टेंस आर होगा, क्योंकि ये है, ये हो जाएगा आर कॉमा 0। क्या ये भी डिस्टेंस आर होगा, ऑफ कोर्स सर। क्या ये भी डिस्टेंस आर होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा मुझे बताओ, 0 कॉमा आर माइनस आर, वो भी कैसे बनेगा माइनस, ऊपर क्या बनेगा 0 कॉमा आर बनेगा, इधर क्या बनेगा माइनस आर कॉमा 0। ये चीज समझा। एक चीज समझ में आई क्या, कि आर सर कुछ भी ले लो, आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है पूरे इक्वेशन में, इसीलिए आर क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। समझ में आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस एंड सिंस इन सर्कल रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सर्कल, आर इज आल्सो कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ चलो अब 3 शेप हो गए, अपने को निकालना क्या है इंटीग्रेशन से, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, और क्यों निकाल पाते हैं हम इंटीग्रेशन से ये भी समझेंगे। ठीक है ध्यान दो, अब मान लो एक कर्व निकाला है मैंने, इसका इक्वेशन क्या है पता नहीं, बट अपन मानेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है, ठीक है। अब समझना कि एक छोटा पार्ट ले लो, एक छोटा पार्ट ले लो, एकदम छोटा पार्ट, तो क्या यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, हाँ इधर थोड़ा सा x है और थोड़ा सा समथिंग ऐड किया, तो थोड़ा आगे आ गए हम, x की वैल्यू में थोड़ा सा एडिशन किया, मान लो x की वैल्यू अगर 2 होंगी तो हमने थोड़ा सा एडिशन किया और बना दिया 2.001। तो x में स्मॉल चेंज किया, स्मॉल चेंज को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx, dx बराबर है। अब इस स्मॉल चेंज से y में कितना चेंज होने वाला है, ये तुम्हारा y तो है ना, y एक्सिस पे आने वाला, तो y में कितना चेंज होने वाला है वो निकालते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा dy बराबर है, और ये हम dy बाई dx जब निकालते हैं कि x में चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज होगा, वो क्या रहता है बेसिकली डेरिवेटिव रहता है, बराबर है। अब मुझे बताना क्या अगर मैंने dy इंटू dx किया तो मुझे क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा क्या, ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि ये dx की लेंथ है और ये dy की लेंथ है, तो मुझे एरिया मिल गया। बट मुझे पूरा एरिया अंडर द कर्व चाहिए, तो ये तो स्मॉल स्टडी है, तो डेरिवेटिव में अपन क्या करते, बहुत बड़े इक्वेशन का स्मॉल चेंज निकालते। अब ये स्मॉल चेंज आया, ये स्मॉल चेंज मुझे स्मॉल एरिया दिया है उसने, अगर मुझे इसका टोटल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन का निकालना पड़ेगा या उस डेरिवेटिव का निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो ऐसे जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हैं, ऐसे बहुत इनफाइनाइट जो ट्रायंगल्स बने हैं, उन सबका एरिया मिल जाएगा मुझे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव यानी एक छोटा सा है,
उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे सारे जो जितने ट्रायंगल्स बने हैं उसका सारे का एरिया मिलेगा, ठीक है। और सारे का एरिया मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ गया। इसीलिए जो भी एफ ऑफ एक्स रहता, वो एफ ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ऑफकोर्स क्योंकि डी एक्स क्या है, डी एक्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक्स इंडिपेंडेंट है मतलब, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एरिया अंडर दैट कर्व। समझा, ठीक है। बट ऑफकोर्स सर ये इक्वेशन तो उधर उधर जाएगा, इधर इधर जाएगा, उसको मुझे लिमिट लगानी है, मतलब एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में ही चाहिए मुझे, एक पर्टिकुलर रेंज में ही चाहिए। तो मैं ये क्या बोल देता हूँ कि कर्व निकालो, उसको काटेंगे हम, इधर बोलेंगे x इज इक्वल टू ए और इधर बोलेंगे x इज इक्वल टू बी। अब मुझे एरिया तो चाहिए, बट x की वैल्यू a और a से ज्यादा होनी चाहिए और b और b से कम होनी चाहिए। तो इसमें क्या चेंज करूं मैं, इसमें क्या करूंगा, इंटीग्रेशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आ जाऊंगा। तो इसमें क्या करूंगा, लोअर लिमिट लगा दूंगा a और अपर लिमिट लगा दूंगा b। समझ में आ गया। तो मुझे क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर कर्व के अंडर का एरिया मिलेगा, मतलब मुझे बेसिकली ये चीज मिलने वाली है। समझा, किसी को डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया अंडर द कर्व। अब एक चीज समझना, एरिया अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया, मतलब मान लो तुम्हारा कर्व ऐसे था, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तो ये जो एरिया निकाला, मान लो ये तुमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दी, तो ये जो एरिया निकलेगा ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो एरिया अबव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज निगेटिव। मतलब कि सर हमने एक ग्राफ निकाला, उसमें का एक कर्व बना, एफ ऑफ एक्स इधर बना, इसका एफ ऑफ एक्स इधर बना, ठीक है। अब ये एरिया निकालना है, ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो ये एरिया हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। बट एक चीज समझना, इसका इंटीग्रेशन करोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा के उसका इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया मिल जाएगा, ये एरिया आएगा निगेटिव में। बट एरिया अपन कभी निगेटिव में निकालते हैं क्या मैथमेटिक्स में, नहीं, तो इसीलिए इसको क्या कर देंगे, फॉर कैलकुलेशन पर्पस इसको मॉड लगा देंगे, इसको मॉड लगा देंगे। समझ में आएगा, क्योंकि नीचे का तो निगेटिव में आ रहा है, मॉड लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज समझी, ये इंपॉर्टेंट चीज। चलो आगे। ओके, तो अगर समझना, ये कोई एक फंक्शन है, मोहित क्या हुआ, हाँ ये कोई एक फंक्शन है, मान लो जितना एरिया ऊपर आ रहा है उतना ही एरिया नीचे आ रहा है, तो मुझे बताओ क्या इसका एरिया जीरो रहेगा, क्या इसका एरिया मैं जीरो बोल दूं, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे है, और आपने अभी बताया था सर कि एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव रहता है और एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव रहता है, तो क्या मैं उसका एरिया जीरो लिख दूं, नहीं, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन क्या लिखते हैं, ये जो इंटीग्रेशन तुम करोगे, मान लो इसका इंटीग्रेशन किया 0 टू a तक किया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका भी मॉड लेंगे, ये तो ऑफकोर्स पॉजिटिव में रहता है, मॉड लिया तो भी पॉजिटिव में रहेगा, और मान लो ये माइनस ए तक है, तो ये क्या रहेगा, जीरो टू या सॉरी माइनस ए टू जीरो, एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स रहेगा, ये भी मॉड में लेंगे तो ये भी किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। समझी चीज, ठीक है, हाँ चलो आगे सॉल्व करते मिसलेनियस एक्सरसाइज।
जितना बताना था उतना मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्या है? क्वेश्चन नंबर बता। 1.1, हाँ। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। वापस से पढ़ो क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 3। हाँ, अब अपने को समझना, पहले कर्व निकालते हैं कैसे आएगा। अब जाहिर सी बात है, देखो लॉजिकल बात यह है कि उन्होंने x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 ये लाइन दी है, तो ये लाइन ऐसी आएंगी इधर, बराबर है। तो एक्स स्क्वायर का जो एरिया है, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं कैसे आएगा? ऐसे आएगा। समझे? समझा? क्योंकि y की वैल्यू एकदम तेजी से बढ़ती जाएंगी। अब अपने को निकालना है बेसिकली एरिया इसके अंडर का। यह है x इक्वल्स टू 1 और यह है x इक्वल्स टू 3। अपन ने अभी देखा था कि अगर नीचे का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ता है? उसका इंटीग्रेशन। तो अपने पास क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x। तो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब ये करोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि अपनी लिमिट लगाई है अपन ने, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वही लिमिट लगा दो 1 और 3। यहाँ पे भी क्या लगा दो? 1 और 3। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा इसका? एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 से लेके 3 तक, 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो 26 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा? आया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया है एरिया। x इक्वल्स टू 1 दिया है और x इक्वल्स टू 4 दिया है। फाइंड एरिया इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी बात है, वापस से वही चीज बनेगी। हाँ, क्या दिया है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब जाहिर सी बात है, समझना कि यह है तुम्हारी x इक्वल्स टू 1 की लाइन, ये बनेगी तुम्हारी x इक्वल्स टू 4 की लाइन। अब इसका मतलब यही है कि वो एरिया पूछना चाहते हैं x एक्सिस से लेके f ऑफ x का। तो इसका मतलब x तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस इक्वेशन में तुम्हें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x, तो y इज इक्वल टू 2 रूट x। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालोगे। x इक्वल्स टू क्या बोला था? x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 4 बोला था। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 2 रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किस पे निकालोगे? dx। लिमिट लगाओ 1 और 4 लेके, 2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर चला जाएगा, इसको सॉल्व करो। सॉरी, सॉल्व नहीं करते, 1 से लेके 4 x 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो 2 ऐसे का वैसा बाहर आएगा। हाँ, x इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। हाँ, लोअर और अपर लिमिट लगा उसको 1 से लेकर 4 तक। ये 2 बाहर है मल्टीप्लीकेशन में दोनों को, ये चीज याद रखना, ये भूलना नहीं है तुम्हें। फिर आगे 2 ऐसे का वैसा रखा, ठीक है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, तो क्या आ गया? ऊपर जाके क्या बनेगा? वो 2/3। ठीक है, उसको भी बाहर ही ले लेते, इंटू 2/3। हाँ, चलो अब क्या बचेगा? 4 3/2 माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा 4/3, तो
नहीं नहीं, कैसे किया? 4 का रूट किया तो 2 आया, 3, हाँ 8 माइनस 1, ठीक है, तो यह 728/3 स्क्वायर यूनिट्स। चलो समझा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4। हाँ, तो एरिया हमें जो पूछा जाता है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, तो वो बोल रहे कि एरिया बिटवीन दिस फंक्शन एंड y एक्सिस बोला है, मतलब जाहिर सी बात है वो फंक्शन और y एक्सिस के बीच का एरिया पूछ रहे हो, ना कि x एक्सिस और फंक्शन के बीच का एरिया, ठीक है। तो अब एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस केस में अगर मैंने ऐसे निकाला, ऐसे ऐसी लाइन निकाली, हो जाएंगी गलत, क्योंकि मुझे y की लाइन दी है और उसका और y एक्सिस का एरिया पूछा है, पहले तो ये गलत हो जाएगा, तो निकाल देते हैं। तो कैसे करूं, मुझे बताओ कैसे करूं। सबसे पहले क्या करना, देखो तुम्हें रीजन निकालने को बोला है नहीं बोला है, अपन निकाल के रखेंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन दिखता है उससे। तो यहां पे y इक्वल्स टू 1 की लाइन आ गई, y इक्वल्स टू 4 की लाइन आ गई, ठीक है। तो इस केस में तुम्हें दिया क्या जाएगा, y दिया जाएगा। मुझे बताओ, ध्यान से समझना, इस केस में तुम्हें y गिवन रहेगा, मतलब y हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये चीज याद रखना। अब सर हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y बराबर है, बट एक चीज और चेंज करनी है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16y। समझ में आ गया? हाँ, और जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में अपन क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन। मान लो ये कर्व ऐसे बनेगा, चलो कैसे भी बनाते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को एरिया ये निकालना है, ये चीज याद रखना, ये एरिया निकालना है। अब क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dy, वेरी गुड। सो करो 4 रूट y विथ रिस्पेक्ट टू dy, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा, इसका आंसर वही आ जाएगा क्या, हाँ 3/2, ठीक है। एक मिनट, मुझे लगा कि पूरा ही डायरेक्ट ही बता रहा, क्या ठीक, रुक जा। 4 बाहर आया, y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। हाँ, इधर क्या आएगा अभी, 4 3/2 बाहर निकाल देता हूं, क्या हो जाएगा 2/3, क्या बचेगा y 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 8/3, इसका आंसर 8 माइनस 1, 4 नहीं स्क्वायर यूनिट्स, 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया, ठीक है, आ गया ये। चलो ऐसा कोई और क्वेश्चन होगा तो स्किप कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ बोला कि y एक्सिस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है उसका एरिया निकालना, हाँ क्वेश्चन थी, लेकिन उसमें बोला नहीं था कि कौन से क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। नहीं नहीं, वो देख, ऑफ कोर्स वो बोला नहीं होगा तो भी तुझे वही करना है, क्योंकि देख अगर तुझे बोला नहीं है तो तुझे जाना पड़ेगा उधर इन्फिनिटी तक, तो क्या एरिया निकालते बैठेगा इन्फिनिटी तक का। तो ऑफकोर्स वो बोलने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का एरिया निकालो, अगर वाई एक्सिस से जुड़ा है, अगर एक्स एक्सिस से जुड़ा है, कुछ बोला नहीं है, तो कहां तक का एरिया निकालो, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का एरिया निकालो। समझा, ठीक है। हाँ, आगे बताओ कौन सा क्वेश्चन, ऐसे ही यही क्वेश्चन कि
फिफ्थ वाला वैसी है, फिफ्थ वाला सर्कल है। सर्कल का मैं ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, चलो। फिफ्थ वाला 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.5। हाँ, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इज एरिया निकालना है। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने तुम्हें सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देयर फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयर फोर आर इज 5 एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, देयर फोर पाई 25 इसका आएगा, आर स्क्वायर मतलब 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ में आया? ठीक है, इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है इसके। अब दो तीन क्वेश्चन ऐसे दिए हुए उन्होंने, सिंपल सी बात है, वही करना, आर का स्क्वायर रूट ले लेना और उधर सॉल्व कर देना। जस्ट फाउंड आउट, मैंने अभी ये टेक्निक ऐसे ढूंढी, मतलब अभी, मतलब नीचे बैठा था नीचे, समझ में आएगी, इतना बड़ा तो नहीं होगा 2 मार्क के लिए, कुछ तो भी शॉर्टकट होगा उसमें, और वो निकला शॉर्टकट। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी। क्वेश्चन नंबर 2.1, हाँ, एरिया ऑफ रीजन y इक्वल्स टू x टू द पावर 4, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 5। हाँ हाँ, इसका और एंड बिटवीन, मतलब इक्वेशन का और, हाँ, बिटवीन x एक्सिस। तो देखो, ये एफ ऑफ एक्स ऐसे बनता है, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म ले रहा हूँ कि हमेशा ऐसे ले रहा हूँ, ऐसा इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 5 तक, x टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या आ जाएगा? x टू द पावर, हाँ, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? x टू द पावर 5 अपॉन 5, कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 5 तक। कौन से फॉर्मूले से आया ये? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हमेशा c भूलना नहीं, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में c का कोई लेना देना नहीं रहता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, 5 टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1 टू द पावर 5 1 ही रहेगा अपॉन 5। तो 5 टू द पावर 5 निकालो, कितना होता है? 3125 माइनस 1 अपॉन 5, सो 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या? नहीं, मैं तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूँ ना, तुम तो डायरेक्ट लिखो। अरे नहीं, ऐसी क्वेश्चन अगर दूसरी इसमें आए तो इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैं ज्यादा इधर इधर जा रहा हूँ, कैसे? पहले नहीं बता सकते थे, है भी बोल रहे हो। नहीं, वो कर दूंगा एडिट में, उतना ठीक है अभी। चलो आगे, सर्कल का है, हाँ, क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49। तुम्हें पता है कि आर स्क्वायर क्या है? 49, तो 49 इंटू पाई, यह है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलो आगे। हाँ, सेम क्वेश्चन है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 नया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th। ठीक है, बताओ क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, कौन से कर्व से बाउंड है ये? बाउंडेड टू एक्स एक्सिस, हाँ,
ऐसा लिखा है क्या? एक्स इक्वल टू 3, ओके ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अब सीधी सीधी बात है, टेंशन मत लेना इसमें। ऑफ कोर्स x इक्वल्स टू 3 बोला है और x इक्वल्स टू 9 बोला है, वो निकाल दिया। कर्व ऐसे तो बनेगा नहीं, नहीं तो एरिया ही नहीं आएगा। ऑफ कोर्स उनको पूछना होगा एफ ऑफ एक्स का, मतलब मान लेते हैं ये एफ ऑफ एक्स है और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना होगा उनको, समझा? तो ये निकालना है। इंडिपेंडेंट कौन हो गया इस केस में, कौन सा वेरिएबल? एक्स बन गया इंडिपेंडेंट, वाई बन गया डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो हमेशा कौन से साइड में लिखते हैं अपन? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, सॉरी एक्स स्क्वायर है, हाँ बराबर, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, कहां से लेके कहां तक? 3 से लेके 9 तक। तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 अप टू 9। सो 9 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3। तो 9 का क्यूब कितना आता है? 729 माइनस 27 अपॉन 3, 702 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें क्या नया था? 70/, काश मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, मैं ऐसे बताऊंगा ये मोहित है, ठीक है। हाँ डिविजिबल बाय 3 है, बराबर है, बट तो 70/3 कैसे बोल रहा है ये मुझे बता। 70/3 बोला, अच्छा नहीं फिर गलत है। 7, अरे वो प्रिंटिंग मिस्टेक होंगी, 2 लिखना भूल गए, वो स्पेस नहीं होगा उनके पास। कभी कभी होता है उनके पास भी कम स्पेस की। पेपर में था, मैंने वही सर्कल कल किया तो 702 है, पीछे 70/3 था। तो जो सही था वो करना चाहिए था। हाँ हाँ मिलेंगे ना, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बताओ ना फिर। हाँ बताओ। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू g ऑफ y, कौन सा पहले ही है क्या? हाँ ओके। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू g ऑफ y, x इक्वल्स टू g ऑफ y, y एक्सिस एंड बाउंडेड बिटवीन लाइंस y इक्वल्स टू c। ठीक है, ये इसके बीच में और किसके बीच में? y एक्सिस के बीच में, ठीक है, निकालना है। हाँ y इक्वल्स टू c एंड y इक्वल्स टू d, हाँ इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dy, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dy, हाँ लोअर लिमिट इज c, अपर लिमिट इज d, c और अपर लिमिट इज d इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy, हाँ वेयर लोअर लिमिट इज y इक्वल्स टू c एंड अपर लिमिट इज y इक्वल्स टू d, y इक्वल्स टू d। ट्रू और फॉल्स है कि निकालना है अपने को ये। नहीं नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लिखने का तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आया तो ये इसका मतलब कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज समझ लो, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या बोल रही है कि देखो तुम्हारे लिए क्या दिया है हमने, जी ऑफ एक्स दिया है। अब जी ऑफ एक्स और वाई एक्सिस का निकालना है, तो जी ऑफ एक्स ऐसा कैसे आता होगा, ठीक है। और ये दो लाइन दिए हैं, ये है y इक्वल्स टू सी, y इक्वल्स टू डी, ठीक है। हाँ चलो हाँ अब ये एरिया निकालने को बोला है, तो ये एरिया निकालने की स्टेप्स क्या होती है हमारी? सर हम क्या करते हैं, जो भी ये इक्वेशन दिया है, क्या है, जी ऑफ वाई दिया है, हम जी ऑफ वाई का इंटीग्रेशन लेते हैं, लोअर लिमिट सी और अपर लिमिट डी डालते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में? सर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वाई, तो उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं डी वाई। अब उसी को फिर क्या लिखते हैं, जैसे अपन ने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अपन पहले y लिखते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, y को रिप्लेस कर देते एक्स स्क्वायर से। तो उन्होंने भी क्या किया, c और d वैसे का वैसा लिखा, g ऑफ y को रिप्लेस कर दिया किससे, g ऑफ y इज इक्वल टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dy। तो मुझे बताओ दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो ये ट्रू है कि नहीं है? यस इट इज।
जी ऑफ, हाँ जी ऑफ वाई, समझा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, हाँ। The area bounded by two curves y equals to f of x y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स and y equals to g of x y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, दो कर्व दिए अपने को, ऑफ कोर्स x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। आगे and x axis is इन दोनों का ये निकालना है अपने को, किसके बिटवीन, x एक्सिस। मतलब समझना कि जितना पता है उतना तो लिख लेते हैं कि ये होगा, मान लो एफ ऑफ एक्स है और कोई दूसरा होगा इधर ही, ऐसा ही लिख देते, ऐसा मान लेते, ये होगा जी ऑफ एक्स, बराबर है। और लिमिट दी होंगी कुछ, आगे क्या बोला है, हाँ इनके बीच का निकालना है। मतलब ऑफ कोर्स मुझे ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच का ही एरिया निकालना है। आगे and x axis is integration of f of x with respect to dx इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, lower limit a upper limit b ए से लेके बी तक, हाँ, minus integration of g of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स with respect to dx विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। a b ये उल्टा है b है। मोहित तू बात क्यों कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मॉड है ठीक है, मॉड में कौन सा, ये पूरा पूरा मॉड में। अब एक चीज समझना, मुझे बताओ, जब ऐसे दो कर्व्स आते हैं और अपन ने सॉल्व किया इसके पहले भी, मान लो ये ए से लेके बी तक, ये लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है, तो हम क्या करते थे, सर पहले एक काम कीजिए आप, ये जो ऊपर वाला है एफ ऑफ एक्स, उसका एरिया निकालिए, फिर ये नीचे वाला एरिया है जी ऑफ एक्स, उसको माइनस कर दीजिए, फिर क्या आएगा, ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा आपको। और वैसे ही करते थे अपन, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, तुम निकालते थे एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स का इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक, उसको माइनस करते थे कहां से, जी ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, कहां से लेके कहा था, ए से लेके बी तक। और उसका जो एरिया आता था वो तुम्हारा क्या रहता था, ये शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। कभी भी अपन ने ये ऐसा उल्टा किया है क्या, ये उल्टा करने की बात ही नहीं आती, इन्होंने जो ये लिमिट्स उल्टी की है, उल्टा करने की बात ही नहीं आती। दोनों का भी लोअर लिमिट को लोअर लिमिट ही रखना है, अपर लिमिट को अपर लिमिट रखना है। दोनों के एरिया अंडर द कर्व को अगर माइनस करोगे तो उसका जो डिफरेंस है वही तुम्हें क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिमिट चेंज करके गलत किया है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, फॉल्स। समझा क्या, क्या नहीं समझा? कर्व कैसे आए, मैंने ऐसे निकाले, मतलब एक ऐसे और वैसे जो एरिया कैसे निकालना है वो वाला। उन्होंने क्या बोला था कि दोनों के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है, हाँ चल समझ। दोनों के बीच का एरिया, मान ले एक ये आ गया और एक स्ट्रेट लाइन, उन्होंने बोला दोनों के बीच का एरिया। अब जो कर्व था उसका नीचे का पूरा एरिया तुझे पता था, और जो स्ट्रेट लाइन थी उसका भी पूरा एरिया तुझे पता था, उसके नीचे का। तो तुझे कर्व का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही करेंगे तू जो हर बार हम करते हैं, कि स्ट्रेट लाइन का जो भी एरिया है उसके नीचे का, उसमें से ये जो कर्व के अंडर का एरिया है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या रह जाएगा, ये बीच वाला शेडेड पोर्शन रह जाएगा। बस अपन ने वही किया। हम जनरली नॉर्मली ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, मान ले ए लिखा है, एक्स इज इक्वल टू बी लिखा है, बराबर है। लोअर लिमिट दोनों की भी जब एरिया निकालते तो लोअर लिमिट को वैसे रखते और अपर लिमिट को वैसे रखते, दोनों का एरिया निकालते हो। उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, पहला तो बराबर निकाला, लोअर लिमिट को लोअर ही बोला, अपर को अपर ही बोला। दूसरा जो कर्व का एरिया निकालने गए वो उन्होंने लिमिट शिफ्ट कर दी। क्या है, अपन कभी शिफ्ट करते हैं नहीं, एरिया लिमिट कभी शिफ्ट नहीं होती, ये चीज याद रखना, ठीक है। हाँ, तो एरिया निकालने के लिए हमेशा बी में से ही माइनस करना पड़ेगा ए, उन्होंने ए में से बी माइनस किया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, मैं तुम्हें ये भेज दूंगा वैसे भी,
नहीं यूट्यूब पे नहीं, पूरी स्लाइड ही भेज दूंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? यूट्यूब पे भी डालूंगा, पर इस स्लाइड की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो ढूंढते ढूंढते बैठोगे यूट्यूब में, तो इससे अच्छा है कि तुम ये स्लाइड यूज कर लो ना। हाँ, मुझे तुम ऐसे बातें बोलने को लगा रहे हो, मेरे को कट कट करने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे लग रहे थे अच्छे बच्चे हैं एकदम, वैसे चुपचाप से सुनेंगे। चलिए रोहित भैया, नहीं, तुमसे अच्छे ही एक्सपेक्ट कैसे करूं मैं? ठीक है, मुझसे ही तो सीखे हुए हो तुम, कैसे आएंगी तुम में अच्छे ही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, these are questions. क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन 3, हाँ ये मुझे बता दो ताकि मैं फिर ऊपर क्वेश्चन लिख सकूं। ठीक है, आगे। Area bounded by the curve y equals to f of x, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया है। x axis हाँ, किसके बीच का निकालना है? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और x एक्सिस के बीच का। and lines x equals to a and x equals to b x इक्वल्स टू a दिया है, x इक्वल्स टू b दिया है। is mod of अच्छा, इज मॉड ऑफ, इसका एरिया दिया हुआ है, ओके। integration of f of x with respect to dx हम्म where lower limit is a and upper limit is b. और मॉड खत्म। हाँ सही है, सही है ना? मुझे बताओ, अपने को क्या निकालना है? एरिया, एफ ऑफ एक्स बोला है उन्होंने, मान लो ये एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इधर x इज इक्वल टू ए आ रहा होगा, इधर x इज इक्वल टू बी आ रहा होगा, x एक्सिस के बीच का और उस इक्वेशन के बीच का एरिया निकालना है अपने को, मतलब ये निकालना है एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए अपन क्या करते थे? एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। उस पे ध्यान मत दो वो दिया क्या है, बस इस पे ध्यान दो कैसे निकालते थे। एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx करते थे, क्योंकि ये दिया है लोअर लिमिट थी a, अपर लिमिट थी b, तो वही तो करते थे, और यही दिया है। और हमेशा एरिया मॉड में रहता है, तो उन्होंने क्या कर दिया? मॉड डाल दिया। मॉड डालने से कुछ गलत हो जाएगा क्या? नहीं, तो ये क्या है? ट्रू है। और बताओ कौन सा सॉल्व करना है? हाँ ये फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 3 4 क्वेश्चन नंबर 3 का 4। हाँ, if the curve under consideration is below x axis कर्व अंडर कंसिडरेशन इज बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। area bounded by curve x axis एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस, हाँ। and lines x equals to a and x equals to b देखो ये x इक्वल्स टू ए है, x इक्वल्स टू बी है। is positive. हाँ पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओके। below the x-axis x तो x तो पॉजिटिव होगा ना, y निगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव रहेगा ना। इधर कर्व है तो y की वैल्यू निगेटिव में जा रही, x तो इधर x कब निगेटिव हो जाएगा? x उधर जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा। हाँ, आगे। So curve is positive. कर्व इज पॉजिटिव लिखा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? Third का fourth. थर्ड का फोर्थ है। If a curve under consideration is below x-axis and then area bounded by the curve and x-axis, line x is equals to a and x is equals to b is positive, ठीक है। अच्छा, वो बोल रहे कि इसका जो एरिया आएगा जो निकालोगे तुम, f ऑफ x, मान लो ये इक्वेशन क्या है? f ऑफ x है। अब मुझे तुम बताओ ना, f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx a से लेके b तक, क्या ये पॉजिटिव आएगा या ये निगेटिव आएगा? y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मोहित बोल रहा है y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तुम क्या बोल रहे हो बाकी के लोग? इसका निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, कोई बोल रहा है निगेटिव आएगा। उसका एरिया निगेटिव आएगा, एकदम क्लियरली क्या बोला था कि एक्स एक्सिस के नीचे अगर आ रहा है तो एरिया निगेटिव रहता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो एरिया पॉजिटिव रहता है। बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर हम एरिया नेगेटिव थोड़ी देखते, डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी देखते। वो हम मॉड कैलकुलेशन के लिए, उसको यूज करने के लिए मॉड लगाते ना। जब मॉड नहीं लगाया है तो अपने को दो चीजें तो दी है ना, कि अबव एक्स एक्सिस एरिया विल बी पॉजिटिव एंड बिलो एक्स एक्सिस एरिया विल बी नेगेटिव। समझा क्षितिज? हाँ, आगे। तो सर आपने बोला कि पॉजिटिव होगा, मैंने पूछा कि x-axis के नीचे तो इस साइड दिया है। तूने एक्स की वैल्यू पूछी थी, एरिया नहीं पूछा था। मैंने बोला एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। अच्छा, तूने एरिया पूछा था क्या? मैंने बोला अगर x-axis के नीचे तो डिस्टेंस क्या पहले
नहीं नहीं, तब बात हो रही थी लाइंस की, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, तब मैंने बोला था कि वो पॉजिटिव ही रहेंगी लाइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मैंने लाइन की बात की थी तब, एरिया की बात नहीं की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर ओके, हाँ नेक्स्ट। तुम्हें अगर डिफिकल्टी नहीं है, जिसको भी जो जो अपनी डिफिकल्टी है वो बता दो, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कुछ तो भी रह गया सर फिर बाद में, क्योंकि इस चैप्टर पे अभी वापस नहीं आएंगे अपन कभी, हो गया ये चैप्टर। अभी बोर्ड्स अगर वापस से देनी है तो वापस आएंगे, पर तब मैं एक्स्ट्रा फी लूंगा। ठीक है, अब क्यों, मतलब तुम फेल होते रहो फिर मैं तुमको पढ़ाते रहूं। हाँ नहीं क्या, हाँ हाँ एक्सपेक्ट क्या, नहीं तुम ही बोल रहे थे ना कि वापस देना पड़ा। हाँ मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरा दिमाग है, मैं कुछ भी सोचूं। ठीक है आगे, भूवीर फेल हो जाए बाकी सब पास हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। हाँ find the area of the region bounded by the curve xy equals to c square. xy equals to c square where c is constant में भी। हाँ The x-axis and the lines x equals to हाँ, इसका और किसके बीच का, x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। आगे lines x equals to c and x equals to 2c. x इक्वल्स टू सी एंड x इक्वल्स टू 2c दी है। हाँ फाइंड एरिया। कुछ ये नहीं दिया है ना, c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स अगर x एक्सिस है, इधर y है, y की कोई जरूरत नहीं, मान लो ये आ रहा है, तो इसमें ये लाइन निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू 2c। तुम समझ रहे हो क्या, मैं पहले लाइन निकाल रहा हूं, बाद में कर्व निकालने की सोच रहा हूं। मतलब निकाला तो मैंने पहले कर्व है, बट पहले मैंने लाइन सोच के रखी है, उसके बेसिस पे कर्व निकाला। अब और या फिर एक चीज समझ लो कि कर्व ऐसे क्यों आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और इसके बीच का एरिया पूछा है, तो बेसिकली मेरे को ये एरिया पूछा है। समझ में आ गया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, और डिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू से क्या मिलेगा अपने को, y की वैल्यू मिलेगी। जो डिपेंडेंट है वो अपन कौन से साइड में रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। जो इंडिपेंडेंट है वो तो उधर इस साइड में लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर अपॉन एक्स। समझा, ठीक है। करो इंटीग्रेशन उसका, कहां से लेके कहां तक, c से लेके 2c तक, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx। आगे c से लेके 2c तक, c स्क्वायर अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू dx। समझ में आ गया। चलो क्या करेंगे, c स्क्वायर को बाहर लेके जाएंगे, c स्क्वायर को बाहर लेके जाएंगे, 1 अपॉन एक्स, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये मुझे बताओ c से लेके 2c तक। हाँ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स। मोहित, हाँ हाँ 2 रूट एक्स बोला इसने, ध्यान देना बच्चों, मैं मोहित का फोटो एडिट करके आज ही पेपर था क्या इसका, आप करके देख लीजिए ना सर, देख लीजिए ना, मेरे को बोला ही कैसे आपने। ओके अच्छा, वो बुक वालों ने फॉर्मूला नहीं चेंज कर दिया, मोहित बोल रहा है चेंज कर दो, बाकी पूछो मत। हाँ log x कहां से लेके कहां तक, c से लेके 2c तक, c स्क्वायर बाहर रहेगा, तो क्या आएगा मुझे बताओ, इधर आएगा c स्क्वायर बाहर, log ऑफ नहीं log ऑफ 2c माइनस log ऑफ c। ठीक है, अब square into log t 2c upon c. हाँ ये अब माइनस में है, तो क्या कर सकते हैं अपन, सी स्क्वायर लॉग ऑफ 2c अपॉन c। ठीक है, c और c कट, तो c स्क्वायर इंटू लॉग 2 स्क्वायर यूनिट्स। एक बार ये पीछे क्या, वो उसको पावर में लेके जा सकते हैं। ठीक है, पावर में लेके जा सकते हैं, बट क्यों लेके जाना है, रहने दो ऐसी। आंसर देखो पीछे क्या है, बराबर है मुझे।
करके देख लो, आप करके देख लो ना। चले, हाँ चलो। मोहित के पास एक माइक देना चाहिए अपने, तो सब कुछ रिकॉर्ड होगा मोहित जो बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा का सॉल्व करना है अभी? फोर्थ का सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड। हाँ, Find the area between the parabolas. पैराबोला, हाँ बोलास, ठीक है। Y square equals to 7x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 7x 7x and x square equals to 7y. x स्क्वायर इक्वल्स टू 7y। बस इतना ही, दैट्स इट। ठीक है, एक मिनट, लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ नहीं दिए। ये क्या पूछ लिया उन्होंने। हाँ, फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोलास। ओके, पैराबोलास। सो चलो, जो सीखा था वो यूज करेंगे, कुछ नहीं, जो सीखा था वो यूज करेंगे। क्या है कि मुझे बताओ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जब रहता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 7। ओके ओके ओके, दोनों भी पॉजिटिव में है, तो एक पैराबोला ऐसे बनेगा और एक पैराबोला ऐसे बनेगा। ठीक है, अब क्या बोला है? एरिया बिटवीन द Two parabolas. फाइंड द एरिया बिटवीन टू पैराबोलास। एरिया बिटवीन टू पैराबोला, हाँ बीच की जगह पूछ रहे हो। ठीक है, ये क्या है? देखो x की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, y की वैल्यू एक्चुअली बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है x के हिसाब से, तो ये चीज हो जाएंगी। अभी भी मैं वही निकाल रहा हूँ जो निकाल रहा हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, और जो दूसरा रह जाएगा वो बाय डिफॉल्ट आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ठीक है, हाँ, तो अपने को क्या करना है? ये क्या हुआ? ठीक है, ध्यान दे कि मैंने बस एक ही चीज देखी, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट इमेजिन किया। मैंने बोला x की वैल्यू अगर इतनी है, तो x की वैल्यू अगर मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, तो y बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स स्क्वायर पे। समझ में आ रहा? इसीलिए ये जो लाइन है ये इसकी लाइन है, क्योंकि इसमें देखना अपन ने वापस से वही कर, y की वैल्यू, या पहले तो तुझे x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू अगर 1 डालेगा तो y की वैल्यू क्या आएंगी? 1 आएगा, एक्सेप्ट 7 नहीं है ऐसा अज्यूम कर। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 डालेगा तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 डालेगा तो y की वैल्यू 9। तो मतलब y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इधर जाएगा तो इधर देख, x थोड़े से बढ़ा, बट y देख कितने से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस बेसिस पे मैंने निकाला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y होगा। समझा? चलो, ये निकल गया। हाँ, Y square equals to 7x y स्क्वायर इक्वल टू 7x, and x square equals to 7y. x स्क्वायर इक्वल टू 7y। ठीक है, अब अपन ने क्या बात की थी इसके पहले कि अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू अगर बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है समय के साथ, तो ऐसा कर्व बनेगा। तो दूसरे साइड का भी निकाल लेते हैं, बन गया पैराबोला। इसका फोकस कहां पे बनेगा? 0,7 पे। जनरली अपन जो इक्वेशन लिखते थे वो क्या लिखते थे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने 4ax की जगह क्या लिखा? 7 लिखा। मतलब जाहिर सी बात है, ये 4ax की जगह 7 आया है, मतलब उसका फोकस कहां पे बनाऊंगा? 7 पे बनाऊंगा, 0,7। सिमिलरली दूसरा कर्व भी बनाया अपन ने। ठीक है, इसका फोकस भी कहां पे बनाऊंगा? इसमें भी 7 है, तो 7,0 पे बना। और अपने को एरिया कौन सा निकालना है? ये एरिया निकालना है। समझा? अब चलो, ये कौन सा था? y 7y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 7। और ये क्या था? y स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। 0 से लेके 7 तक अगर हम क्या करते हैं, दोनों भी पैराबोलास के केस में x को इंडिपेंडेंट मानते हैं और y को
डिपेंडेंट मानते हैं तो, अगर ऐसा किया तो हो क्या जाएगा मुझे बताओ। एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y। एक्स को इंडिपेंडेंट वाई को डिपेंडेंट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 रूट x, अच्छा रूट 7x और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 7। ये निकाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कहाँ तक 7 तक, ये वही आएगा रूट 7 इंटू रूट x विथ रिस्पेक्ट टू dx, और ये भी क्या आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 7 तक एक्स स्क्वायर बाय 7 विथ रिस्पेक्ट टू dx। सो रूट 7 को बाहर निकाल दिया, रूट x मतलब x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, कहाँ से 0 से लेके 7 तक, और इधर 1/7 को बाहर निकाल दिया, x टू द पावर 3 अपॉन 3, 0 से लेके 7 तक। ऊपर करता हूं तो इधर क्या आ जाएगा रूट x 7 टू द पावर 3/2 अपॉन 3, और इसका क्या आ जाएगा, ये तो इसका आ गया, इसका क्या आ जाएगा 1/7, हाँ रूट 7 है इधर, ठीक है हाँ 3/2, ठीक है। अब इधर भी 1/7, तो 7³ अपॉन 3, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं 2/3 इंटू रूट 7 इंटू 7 टू द पावर 3/2 माइनस 1/7 इंटू 1/3 इंटू 7³ ठीक है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 7 स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो और ये इसका आंसर आएगा 7 टू द पावर 4/2, तो ये आएगा 2/3 माइनस इधर आएगा 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर बाय 3 आएगा, ठीक है। एक मिनट, अब समझना 1/3 को कॉमन निकाला तो क्या आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/3, 7 स्क्वायर 49 इंटू 2 98 माइनस 7 स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा 49/3 स्क्वायर यूनिट्स। बाप रे, इवेंचुअली अपन ने बराबर किया था वो 2-3 स्टेप के बाद ऑफ कोर्स, हाँ 4/2 को क्या, हाँ तो वही ना, कैंसिल कर दिया ना, 4 1 4 4 2 2 2 1 2 2 4, हाँ मिसलेनियस आगे चलो, टाइम हुआ है मुझे कुछ करना नहीं है, हाँ। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला देखो, क्या बोल रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो मैं क्या करता हूं दोनों इसमें एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट कंसीडर, एक्स को इंडिपेंडेंट कंसीडर करता हूं, वाई को डिपेंडेंट कंसीडर करता हूं, तो इसका एरिया अंडर द कर्व ये निकल जाएगा, और ये जो ऑरेंज वाला है इसका एरिया अंडर द कर्व ये निकल जाएगा, उन दोनों की एरिया अंडर द कर्व को माइनस करूंगा तो ये तो कॉमन है तो माइनस निकल जाएगा, एक्स्ट्रा क्या बचेगा, ये शेडेड पोर्शन है, वो शेडेड पोर्शन फिर निकाला मैंने, और दोनों को भी इंडिपेंडेंट कंसीडर किया था, मतलब एक्स को इंडिपेंडेंट कंसीडर किया था, इसी वजह से विथ रिस्पेक्ट टू dx लिया, इसी वजह से विथ रिस्पेक्ट टू dx लिया, ठीक है, दोनों को सॉल्व किया, उसका आंसर ये स्टेप एक्चुअली स्टेप 2 है, स्टेप 1 तो इधर है, स्टेप 1 और यहाँ पे भी एक कहीं ना कहीं खो गई, कौन से
ये बोल रहे क्या तुम? हाँ। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा ना, रुक जाओ ना थोड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका इक्वेशन क्या था? इसका इक्वेशन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, जिसको अपन ने क्या कंसीडर कन्वर्ट किया था, y इज इक्वल टू रूट 7x। कहाँ पे? अरे नहीं ना, पहले इक्वेशंस को चेंज करने का मैंने स्टेप 1 में लिखा कि बस स्टेप 1 में पहले इक्वेशन को चेंज करो, स्टेप 2 में फिर इधर लिखो और स्टेप 3 में आंसर निकालो। हाँ, पहले वो किया था, पहले मैंने कहा था कि इसको इधर से करते हैं और इसको इधर से करते हैं, दोनों का एरिया माइनस करते हैं। हाँ, बट वहीं पे वो गलती हो गई कि दोनों का एरिया अगर माइनस करोगे तो समझना, इधर दोनों का कॉमन एरिया ये आ रहा था, इधर से अगर माइनस करोगे तो कॉमन एरिया कुछ भी नहीं आएगा, कॉमन एरिया ये आएगा, जो शेडेड पोर्शन था वही चला जाएगा, शेडेड पोर्शन ही चला जाएगा, इसीलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, हाँ समझना ही है तुझे, अब 8 बज गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताओ एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन का फोर्थ का सब्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 4। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x square by 16 इलिप्स x स्क्वायर बाय 16 plus y square by 9 y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल। root 1। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। अब अपने को क्या करना है, इधर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट स्टैंडर्ड इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं, मैंने ऐसे लिखा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वाई स्क्वायर, वाई को एक साइड लिख दो क्योंकि वो डिपेंडेंट है, और जो इंडिपेंडेंट है उनको एक साइड लेके आओ, क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, हाँ, इंटू 9, बराबर। ठीक है, अब इसको भी ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू है, इधर भी y स्क्वायर इज इक्वल टू है, बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझा? ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आएगा? अब इसका अपने को एक सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में, मैं बताता क्या है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन है एक्चुअली। अब तुम्हें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो y, ये तो बाद में सॉल्व करेंगे, अपन देखेंगे। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, y इज इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी अपॉन ए को साइड में डाल दो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर चला गया, क्या रह गया, अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब इसकी वैल्यू अपने को दी है, बी अपॉन ए को वैसे का वैसे रखो, इसकी वैल्यू है एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज एक क्वेश्चन में गिवन है, बट गिवन आएगा पेपर में, नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लर्न कर दो। समझ में आ गया? यहां तक बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, गिवन है, हाँ एक क्वेश्चन में गिवन है, बट मिसलेनियस में नहीं है ना, मिसलेनियस में नहीं है ना। बात पता नहीं, नहीं आया तो तुम उधर झगड़ते नहीं बैठ सकते। अब ध्यान दो इधर, चलो ध्यान दो इधर। इलिप्स का जब अपन ने इक्वेशन बनाया था, समझना, तो उधर लिखा था, ये बनाया था
और हमने बोला था कि ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमने बोला था यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। मतलब इस केस में मुझे बताओ, फिर अपने को ये इलिप्स का इक्वेशन दिया है, ये गिवन है, इसको सॉल्व करते। तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 9 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। हाँ, अब ये जो इलिप्स का इक्वेशन है, ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया है, ये ऑफकोर्स तुम्हें मुझे बताओ, ये ए स्क्वायर है क्या, ए स्क्वायर 16 है, तो ए की वैल्यू क्या होंगी, तो क्या ये 4 रहेगा, 4,0, समझ में आ गया ये। अब ध्यान देना, 4,0 है, समझना ध्यान से। ये हमने इक्वेशन भी लिखा, इसको वापस से थोड़ा सॉल्व करना रह गया अपना। 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है इलिप्स का। अपने को निकालना क्या है, अगर मैं ये एरिया निकालता हूं, कहां से लेके कहां तक है ये, सर ये 0 से लेके ए तक है, और उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 करता हूं तो पूरा इलिप्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वही करूंगा, ये मुझे इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 4 तक, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, क्योंकि 0 से लेके 4 तक करूंगा तो मुझे बस कितना एरिया मिलेगा, ये पाई मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिलेगा, मुझे चारों क्वाड्रेंट का चाहिए। ठीक है, तो मैं चारों क्वाड्रेंट का निकालता हूं। ओके, चारों क्वाड्रेंट का एरिया तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट लिखता हूं, ए अपॉन बी अपॉन ए को बाहर रखना है, मतलब 3/4 को बाहर रखना है। इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा इधर, 3/4 को बाहर रख दिया, x अपॉन ए, एक्स क्या है, कुछ नहीं पता नहीं सर, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या, 16, ठीक है, अपॉन 2, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 4, ठीक है। हाँ, बट इसकी लिमिट लगानी है 0 से लेके 4 तक, इसको भी लगाएंगे 0 से लेके 4 तक, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, मुझे लाइब्रेरी वाली फीलिंग आ रही, आधे लोग अपना अपना सॉल्व करते बैठ रहे उधर, ठीक है। हाँ, ध्यान दो इधर, 3/4 वैसे का वैसा लिखा, मैं ऐसे पेन की कलर रैंडमली चेंज करा, सुबह से बैचेस ले रहा हूं मैं, हो सकता है मेरा माइंड काम ना कर रहा हो। हाँ, 3/4, अब मुझे बताओ 4 अगर वैल्यू डालोगे तो 16 और 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 0 ही होने वाला है, तो सिर्फ ये टर्म बचेंगी, तो ये क्या आ जाएंगी, 16/2 8, साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू 4/4, साइन इनवर्स ऑफ क्या, रूट के बाद वाला हंस मत ज्यादा मोहित। हाँ, अब माइनस करो वापस से, अगर x की जगह 0 की वैल्यू डालोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, टर्म कौन सी बचेंगी, लास्ट वाली 8, साइन इनवर्स ऑफ 0/4 क्या हो जाएगा, 0। अब एक चीज समझना, अगर याद रहता है तो ठीक, मतलब उसका कुछ लॉजिक होता है, बट चलो मैं लिख देता हूं, 3/4 वैसे का वैसा लिखा, 8 साइन इनवर्स ऑफ 4/4 मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 90 जब साइन 90 डिग्री होता है तब वैल्यू 1 होती है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियंस में लिखोगे तो उसको लिखा जाता है π/2, बराबर। हाँ, माइनस साइन 0, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब एंगल 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री यानी क्या, 0, तो क्या बच गया
ये हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, अब एरिया निकालने के लिए ये तो एक का एरिया आ गया, कितना आ गया 3 पाई, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। हाँ चलो हो गया, सॉल्व कर दिया मैंने। क्या अब भी भेजता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। हाँ हाँ पहले आपने फोन वैल्यू लिखी, फोन की लिमिट डाली, लेकिन आपने जीरो की लिमिट डाली, गाड़ी में हो गया साइन इनवर्स ऑफ 0 क्यों आया, क्योंकि 0/4 0। तू ध्यान नहीं दे रहा था, सच में नहीं दे रहा था ध्यान, तू नहीं दे रहा था ध्यान। ये देख, मैंने बोला इधर 4 भी डालो या 0 डालो, ये पूरी टर्म 0 ही होने वाली है। 4 डालूंगा तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, 0 डालूंगा तो x/0/a 0 हो जाएगा। अगर मैंने x की जगह 4 डाला तो इधर 0 कर देगा, x की जगह 0 डाला तो ये 0 हो जाएंगी, इसलिए टर्म 0 ही होने वाली है। ठीक है, रुक जाओ रे, सब कोई नहीं जाएगा, मैंने ईमेल नहीं किया तो मुझे बताना मत फिर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।